नमस्कार। देश की नामचीन हस्तियों के कामकाज की पड़ताल करती हमारी इस खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। आज हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश भारत की संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग के नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी जी से। 63 वर्षीय डॉक्टर कुरैशी 1971 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनके कार्यकाल में बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल जैसे प्रमुख राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनके कार्यकाल में तमाम चुनौतियां हैं और आज इन तमाम चुनौतियों पर हम डॉक्टर कुरैशी से विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुरैशी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। आपको बधाई भी इस अहम जिम्मेदारी को संभालने के लिए। तकरीबन 2 साल आपको रहना है इस पद पर। किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी वो है जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंसोलिडेट करना। जैसे इलेक्टोरल रोल्स पे हम काम कर रहे हैं और उसको हम चाहते हैं कि हर एलिजिबल सिटीज़न जो 18 साल के ऊपर का है उसका नाम इस पे आ जाना चाहिए, किसी भी वजह से मिस न होना चाहिए। दूसरे कुछ ऐसे नाम हैं जो रोल पे चले आ रहे हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, या कोई माइग्रेट कर गया फिर भी नाम चल रहा है, डेथ हो गई फिर भी उनका नाम बाकी रहता है, उनको हटाना ज़रूरी है क्योंकि उन नामों के अगेंस्ट बोगस वोटिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है और उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। फिर एक ये भी पिछले 4-5 साल से अभियान शुरू किया था कि रोल के ऊपर, इलेक्टोरल रोल के ऊपर ही आपका अगर फ़ोटो आ जाए तो उससे बड़ी आसानी होगी, आइडेंटिफिकेशन और फुल प्रूफ हो जाएगी। तो वहाँ पे हम कोई 80% तक पहुँच चुके हैं और 20% जो बाकी है काम है उसको हम पूरा करेंगे बहुत प्रायोरिटी पे। इसी तरह जो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिए गए थे वोटर्स को, वो भी हम कोई 84% तक अभी तक पहुँचे। उसमें भी काफ़ी काम बाकी है, लेकिन हमने योजना बना ली है कि जल्द से जल्द हम उनको उस काम को पूरा करेंगे। ये तो हमारी जो नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। पर चुनौतियां आजकल जो सामने नए अभी हाल में देखने में आई हैं, एक तो मनी पावर, ये इसकी वजह से बहुत माहौल ख़राब हो रहा है। इलेक्शन प्रोसेस विशिएट हो रहा है कि वैसे तो पार्लियामेंट ने एक सीमा निर्धारित की है कि इस हद तक आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। असेंबली इलेक्शन में आप 10 लाख तक खर्च कर सकते हैं, छोटी स्टेट में तो 5 ही है, और लोकसभा इलेक्शन में आप 25 लाख तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि उससे कहीं ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। उसको कंट्रोल करना हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी, जिसके लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी महीने में हमारी एक नई गाइडलाइंस इसमें बन जाएंगी। कुरैशी साहब, चुनावों में काले धन के प्रयोग के बारे में क्या सोचते हैं? चुनावों में करोड़ों अरबों रुपए का खेल होता है। काले धन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए जुटा लिए जाते हैं। कैसे रुकेगा यह खेल? देखिए, 2 बातें इसमें। एक तो जुटाना पैसे का, धन का एक चीज़ है और उसका खर्चा करना दूसरी चीज़ है। ये कौन किस तरीके से जुटा रहा है ये तो हमारे परव्यू में है नहीं, कहाँ से आया, सिवाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टीज जो डोनेशंस होते हैं, फंडिंग होती है, वो उन्होंने हमें हर साल अपने रिटर्न फाइल करने होते हैं। जो लाजमी नहीं है, वो सिर्फ उनको एक कंसेशन है कि अगर वो इनकम टैक्स रिबेट उस पर चाहें। तो कई पार्टीज़ हैं जो रेगुलरली वो फाइल करती हैं, जिसमें बताते हैं 20,000 से ऊपर के जितने भी अमाउंट है उसमें मेंशन होते हैं कहाँ से आए। तो वो तो धन इकट्ठा करना, लेकिन ये तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हुआ। बाकी के कैंडिडेट्स भी हैं जो इंडिपेंडेंटली काला धन खर्च करते हैं। काला धन का खर्च जो है वो हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है कि ये एक्सपेंडिचर सीलिंग जो 25 लाख की या 10 लाख की विधानसभा के लिए, उसको एक्सीड न करे। बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि काला धन खूब यूज़ हो रहा है, और जैसे मैंने पहले बताया कि उसको पकड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन काला धन पकड़ना इसलिए आसान नहीं है कि भाई लेने वाला देने वाला दोनों राजी, रात के अंधेरे में कुछ हो रहा है तो कहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो एक तो हमारी अपनी मोबाइल टीम्स घूमती रहती हैं, अलर्ट हैं, देखती हैं, कोई मूवमेंट होती है गाड़ियों में झांक के देखा कि पैसा तो नहीं है, और होटलों में जाके रेड करते हैं और कई पकड़े। दूसरे हमारे इसमें मीडिया के से का भी हम बहुत इसमें इस्तेमाल करते हैं कि मीडिया से हमारे जो हम उनको आइज़ एंड ईयर्स और एलाइज समझते हैं
कि जहां हमारा कैमरा नहीं पहुंच सकता, जहां हमारी निगाह नहीं पहुंच सकती, वहां मीडिया की पहुंच जाती है। और हमने अपने ऑब्जर्वर्स को और अपने सारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जहां मीडिया में इस किस्म की कोई रिपोर्ट देखो या पढ़ो सुनो, उसको फौरन फॉर्मल कंप्लेंट ट्रीट करो और उस पर एक्शन शुरू करो। टाइम बेस्ड आपको नहीं लगता कि सरकारी खुफिया तंत्र इसमें आपकी बड़ी मदद कर सकता है? क्या इसकी मदद लेने की कोई योजना आपकी? जी बिल्कुल कर सकता है। जो हम एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन बना रहे हैं और उसमें इनकम टैक्स अफसरों को लाने का मकसद ये है कि पूरी उनके थ्रू जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और पूरी इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनकी अपनी रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी होती है, वो सारी उनकी जो कैपेबिलिटी है वो हमको अवेलेबल हो जाती है उसके ज़रिए। तो मैं समझता हूँ ये कदम काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगा। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग पर कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है। जी, राजनीतिक दलों का कहना है, कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि इससे नतीजों में छेड़छाड़ की जा सकती है EVM से। जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, हमने बार बार कहा है कि हमें बिल्कुल 100% यकीन है कि हमारी मशीन इतनी फुल प्रूफ मशीन है कि इसमें छेड़छाड़ का स्कोप नहीं है। और उसके कई कारण हैं कि हमारे जो जिन कंपनीज ने बनाया है, एक तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री और एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में 2 कंपनियां बनाती हैं। हमारा एक एक्सपर्ट कमेटी है जिसके में IIT के प्रोफेसर्स उसके अध्यक्ष और मेंबर्स हैं। जब तक वो हमारी किसी टेक्नोलॉजी की सेफ्टी पे अगर मोहर नहीं लगाते तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। और इसकी मशीन की जो विश्वसनीयता है उसका सबसे बड़ा कारण, बड़ा आप हैरान होंगे कि हालांकि हम IT सुपर पावर है, लेकिन इसमें हम 17वीं सेंचुरी की कैलकुलेटर की बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इस इज जस्ट ए वेरी सिंपल एडिंग मशीन। अब आपका कैलकुलेटर कभी 2 2 4 के अलावा कुछ दिखा सकता है? खराब हो जाएगा, तोड़ के फेंक देंगे, लेकिन वो उसको टेम्पर नहीं कर सकते। यानी कि हम माने कि आगे भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए ही वोट पड़ेंगे, मतदान पत्रों के जरिए नहीं? जी बिल्कुल। ये इसलिए कि हमारी ये मशीन एक दिन में नहीं बनी है, इसको 30 साल लगे। 1982 से ये मशीन शुरू हुई थी, उसमें बार बार इंप्रूवमेंट हो रही हैं। और अभी भी ये रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि फिर हमने देखा कि भाई इसमें कोई लूप होल तो नहीं। फर्दर हम कुछ इंप्रूवमेंट हमने सोची हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर कुरैशी से यह बातचीत जारी रहेगी। तेल नहीं सर, नवरत्न तेल, टेंशन का रामबाण इलाज, खोपड़िया में लगाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल रोज का सर दर्द, थकान और टेंशन हटाए, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाए। आप ट्राई कीजिए, टेंशन जाएगा, पेंशन ले लें। महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसको? पंचायत को। गांव में काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी? पंचायत की। गांव में कहाँ काम होगा, क्या काम होगा, ये तय कौन करेगा? ग्राम सभा। सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी? ग्राम सभा। मैं हूँ इस गांव की सरपंच। रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारियों को मैंने ठीक से समझा है, और आपने? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक मुलाकात में बात कर रहे हैं डॉक्टर कुरैशी से। बतौर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन से ऐसे 3 सुझाव होंगे जिसे यदि राजनीतिक दल अपनाएं तो चुनाव के सिस्टम को और ज़्यादा साफ सुथरा बनाया जा सकता है? पहला तो जिसका ऑलरेडी हम जिस पे चर्चा करते रहे कि जो मनी पावर है इसको वो कंट्रोल करें। दूसरा, ये एक हमारे डेमोक्रेसी जिसको पूरी दुनिया बहुत इज्जत से देखती है और रिस्पेक्ट से देखते हैं कि ये इतना बड़ी डेमोक्रेसी जिसका साइज में अगर आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे कि पूरे कॉन्टिनेंट यूरोप के 50 देश सारे मिलके हमसे कम है। पूरा अफ्रीका के 54 देश सारे मिलके हमसे कम है, लेकिन इतनी बड़े साइज की डेमोक्रेसी इतने स्मूथ इलेक्शन करती है। वो उस पे लेकिन एक बट्टा लगता है जब वो हमसे ये पूछते हैं कि भाई आपके पार्लियामेंट में, विधानसभा में इतने लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के आ गए। तो फ्रैंकली हमें ये सुन के ज़रा एम्बैरेसमेंट होती है, शर्मिंदगी होती है कि यह सिचुएशन तो वाकई गौर करने के लायक है। तो दूसरी अपील मेरी पॉलिटिकल पार्टीज से और नेताओं से यही होगी। तीसरा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, वोटर्स में एक एंथुजियाज्म पैदा करने के लिए भी उन्हें भी रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि इतनी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट और कई जगह वोटर टर्नआउट बड़ा कम होता है। अगर राजनीतिक दल
चुनावों में अपराधियों को टिकट न दें तो राजनीति से अपराधियों का सफाया हो सकता है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जी हाँ। ऐसे में निर्वाचन आयोग से आम आदमी की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। जी। आयोग ऐसे कौन से कदम उठाएगा जिससे चुनावी राजनीति में राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट न दें? देखिए, राजनीतिक दल किसको टिकट दें इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और जो हमारे परव्यू में चीज़ नहीं होती हम उसमें मुदाखलत करें वो तो ठीक नहीं है। जिनके खिलाफ कोर्ट्स ने चार्जेस फ्रेम कर लिए वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने तो अपना एक जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है, प्राइमा फेसी केस उन्होंने माना कि हाँ ये हो सकता है, और वो भी हर छोटे मोटे केस में नहीं, जो अपराध गंभीर है, जो अगर कन्विक्शन हो जाएगी तो 5 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, तो कम से कम वहाँ से शुरुआत हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्लियामेंट में ये बिल लाया जाएगा और जरूर इसको सहानुभूति मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने सरकार को चुनाव सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं। आपके आने के बाद किस तरह की तेजी आएगी? एक चेंज ऑफ गार्ड जब होता है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है तो एक अनदर अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई जरा रिव्यू करो कहाँ हम स्टैंड करते हैं। लॉ मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने जब फ़ोन किया था मुझे मुबारकबाद देने के लिए, उस वक्त उन्होंने खुद ही आश्वासन दिया था कि जो पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं उसको मैं बहुत प्रायोरिटी पे लूँगा। पेड न्यूज की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। अच्छी खबर तो यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू पे यूनाइटेड हो गई हैं क्योंकि सभी से प्रभावित हुई हैं। तो पॉलिटिकल यूनिटी सबसे बड़ा अच्छा कदम है जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे नहीं है, इस पे है। तो जब सारी पार्टीज यूनाइट हो जाएंगी तो कुछ सोल्यूशन ढूंढने का इम्कान बढ़ जाएगा। इसी तरह हमने देखा 99% मीडिया वो इस पे यूनाइट हो गया, और 4 कॉन्फ्रेंसेज तो मैं पिछले 5-6 महीने में अटेंड कर चुका हूँ मीडिया की स्पॉन्सर्ड, जो उसमें चिंता करते हैं। 2-4 बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जो इस मामले में ज़रा थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास उन्हें और होना चाहिए। हम ये कर सकते हैं, हमें ये सुझाव दिया जाता रहा है कि कोई मीडिया हाउसेज की हम मीटिंग बुलाएं और उनसे ये विचार विमर्श भी करें और उनसे दरख्वास्त करें कि भाई ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे पूरे देश की बदनामी हो रही है, मीडिया की बदनामी, मीडिया की क्रेडिबिलिटी, और उसकी वजह से हमारे पूरे पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल सिस्टम की बदनामी हो रही है, और उसमें उसको ठीक करना हम सबका फ़र्ज बनता है, इंक्लूडिंग मीडिया हाउसेज। तो क्या इसके लिए आगे कदम उठाएंगे आप? अब हम अपनी कमीशन में इसको डिस्कस करेंगे कि मीडिया हाउसेज से जो हम कंसल्टेशन करें, कब करें, किस रूप में करें, ये इस पर जल्दी फैसला लेंगे। आपके नेतृत्व में बिहार में सबसे पहले विधानसभा के चुनाव होंगे, किस तरह की तैयारी है? कितने चरण में सोच रहे हैं बिहार में चुनाव कराने को? बिहार में हमने 2 मीटिंग हमने की हैं। नॉर्मली जो स्टेट इलेक्शन में जाने वाली होती है हम 1 साल पहले से उसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो साल भर पहले जाके हम उनके इलेक्टोरल रोल्स और फोटो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह उसका रिव्यू करते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अब तीसरी मीटिंग जो अब हम करने जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए हम पटना जाएंगे। अब हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, अब हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। उनके अभी तक हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या डीएम से बात की थी, अब हम एसपीज एंड डीआईजीज और आईजीज इन लोगों से भी बात करेंगे जॉइंटली, और एसेस करेंगे वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है। फिर उस बेसिस पे कितने फेज होंगे उस पर डिपेंड करेगा। हमारे देश में अभी तक 55 से 60% वोटिंग परसेंटेज औसतन जाता है। बड़ा अहम मसला है अनिवार्य वोटिंग का। अनिवार्य वोटिंग की भी बहस छिड़ी रहती है। देश में गुजरात जैसे राज्य अनिवार्य वोटिंग के पक्ष में खड़े रहते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई देश को अनिवार्य वोटिंग की जरूरत है? हमारा स्टेटेड स्टैंड है, कंसिडर्ड स्टैंड पूरी कमीशन का यूनानिमसली ये है कि कंपल्शन और डेमोक्रेसी एक दूसरे के साथ नहीं चलते। आप वोट नहीं देना चाहते, ये आपकी चॉइस है, तो चॉइस भी आपका फ्रीडम है। हम आपको कि नहीं आप आके दो, और एक तरफ तो हम एक रिफॉर्म सजेस्ट किया हुआ है कि हर मशीन के ऊपर एक बटन हो 49O रूल के मुताबिक, इसमें जिसमें आप कहते हैं कि मैं इनमें से किसी को वोट नहीं देना चाह रहा। सो नो वोटिंग इज ऑल्सो वोटिंग। सो कंपल्शन का तो इसलिए स्कोप नहीं। सेकेंडली हमें कंपल्शन में बड़ी डिफिकल्टीज हैं, ये आसान काम नहीं। कंपल्सरी करेंगे तो अगर आप नहीं देंगे वोट तो फिर तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या सज़ा हो, कितनी हो, कम से कम आपके ऊपर एक फाइल तो खुल जाएगा, आपको नोटिस जाएगा, आपके पीछे हमारी पुलिस डंडा लेके चलेगी। और पिछले जनरल इलेक्शन में 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो 30 करोड़ फाइलें तो हम खोल दें।
जबकि आज तक 60 साल की हिस्ट्री में 2.25 करोड़ पेंडेंसी है डिफरेंट कोर्ट्स की, जिसके ऊपर सब गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कई बार बयान के भाई देखो इतने पेंडेंसी कोर्ट में है, इसको सुधारना चाहिए, और उसमें हम हर साल 2 साल में 20-30 करोड़ ऐड करते जाए। इट्स इम्पॉसिबल। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि व्यवहारिक नहीं होगा देश में जो वर्तमान परिस्थितियां उसमें अनिवार्य वोटिंग लागू करना। जी हाँ, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इसका दूसरा हमारा जो समाधान हम समझते हैं कि इसमें जागरूकता और वोटर एजुकेशन, वो उस पर हम जोर दे रहे हैं, और उस पर ऑलरेडी हम साल भर से काम भी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि जो अप्रवासी भारतीय हैं इनको भी मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। क्या प्रयास होंगे कि अप्रवासी भारतीयों को वोट का अधिकार मिले? जी, वो प्रधानमंत्री के बयान के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कई मीटिंग्स की हैं कि उसको कैसे कार्यान्वित करें, क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर आश्वासन है एनआरआई को, वो उसको पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी बनता है, क्योंकि एक उसमें देश की कमिटमेंट शामिल है। हमने एक जो मिनिस्ट्री है प्रवासी लोगों से डील करने वाली एनआरआई मिनिस्ट्री, उनके अफसरों से हमने मीटिंग की, वो हमारे मिलने आए थे। एक हमने कभी कमेटी बनाई और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर कुरैशी से यह बातचीत जारी रहेगी। नई आशा दिल में जगाए, मेहनत अपनी नए रंग लाए, चलो संग मिल सारे आकाश पे छाए, हम बढ़े देश बढ़े, चलो संग मिल सारे आकाश पे छाए, हम बढ़े देश बढ़े, हम बढ़े देश बढ़े। अल्पसंख्यकों को मिल रहे हैं आगे बढ़ने के अवसर, आइए इसका लाभ उठाएं। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। एक मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुरैशी से। मतदाता पहचान पत्र आज भी हमारे देश में सिर्फ 84% लोगों तक ही पहुंच पाया है। 16% लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं मतदाता पहचान पत्र के लिए। क्या आपके कदम होंगे कि जल्द से जल्द इन 16% लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र पहुंचे? होता यह है कि ये कुछ ये भी वजह है इसकी कि ये 100% इसलिए नहीं हो पाता कि बहुत सारे लोग तो माइग्रेट कर जाते हैं। अब हमारा आदमी आपके घर पे जाए और आप मिले ही नहीं, एक बार या 2 बार आप मिलने नहीं, किसी आपके नौकरी के सिलसिले में या कहीं आप बाहर गए हुए हैं, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि माइग्रेशन इतनी होती रहती है। तो इस वजह से 100% पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन कई स्टेट्स में 99.5, 99.8% तक हम पहुंच गए। केरला में या हरियाणा में, तमिलनाडु में जगह जगह पहुंच गए। तो बिहार में भी हम ऑलमोस्ट 100% पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद पहुंच भी गए होंगे। अगले हफ्ते रिव्यू में हमें पता लगेगा। कुरैशी साहब, क्या आप मानेंगे कि मतदाता पहचान पत्रों में त्रुटियां एक बड़ी समस्या है? हम लोग जब चुनाव के दौरान कवरेज के लिए जाते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो अक्सर देखते हैं कि मतदाता पहचान पत्र में जो लोगों के नाम होते हैं तमाम बार गलत होते हैं, नाम गलत होते हैं, उम्र गलत होते हैं, जिससे मतदाता वोटिंग बूथ पर तो पहुंचता है, पोलिंग बूथ पर तो पहुंचता है, लेकिन अपना वोट नहीं डाल पाता। ये जो गंभीर बीमारी है, समस्या है, कैसे दूर होगी? देखिए, इसमें 2-3 बातें। एक तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड देने हमारे लोग जाते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर घर जाते हैं। आप मुझे बताइए कि कोई एक ऐसी संस्था सरकार की होती हो जो आपके दरवाजे पे आके आपको ड्राइविंग लाइसेंस देने आ जाए, आपको राशन कार्ड देने आ जाए? कोई नहीं होता। आप जाके सर पटकते रहिए, तब आपको मिल जाए तो शुक्र कीजिए। हमारा आदमी बार बार आपके पास आता है कि ये अपना नाम देख लो, इसमें नाम है कि नहीं है, नहीं है तो एप्लीकेशन दो, डालता हूँ, फोटो दो तो मैं आपका इसमें वो खिंचवाऊंगा, आपको कार्ड बना के दूंगा। इस तरह बार बार वो जाके फिर भी लोग नहीं होते, क्योंकि अवेलेबल नहीं होते, वो कहीं ना कहीं घूम रहे होते, वो मजबूरी होती है। तो इस मजबूरी की वजह से एक तो कम रह जाते हैं। अच्छा, गलतियां भी सिर्फ इसलिए होती हैं कि जिस वक्त हम नॉर्मल टाइम में हम घर घर जा रहे होते हैं, उस वक्त तो लोग उपलब्ध नहीं होते, दिलचस्पी नहीं दिखाते। इलेक्शन से 1 महीने पहले सबको होश आता है, और उस वक्त जब होश आता है तो आप नाम में, इलेक्टोरल रोल में नाम भी चाहिए, फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए, फिर लाखों एक साथ आ जाती हैं। करने वाले तो वही इंसान ही हैं, जो लोकल हमारे ऑफिसर हैं, जो 1 लाख नामों को साल भर में प्रोसेस करना के दूसरा मतलब है, और 1 महीने में प्रोसेस करने में उसमें त्रुटियां रह जाती हैं। फिर ये कि कई बार हिंदी में नाम लिखा, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, लोकल लैंग्वेज से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया या वैसे हुआ, तो उसमें मिस्टेक तो जाती हैं।
कुछ कंप्यूटर की हो जाती हैं, और इतना लाखों स्टाफ हमारा होता है, उनके एफिशिएंसी लेवल भी होते हैं किसी में। लेकिन मकसद ये है कि जिस वक्त वो तैयार हो जाए, जब आपको दिखाने जाए उस वक्त आप करेक्ट। मेरे पास भी मेरा बूथ लेवल अफसर आया था कि साहब आपकी ये डिटेल लिखी हुई है, ठीक है कि नहीं है? उसमें थी 1-2 स्पेलिंग की गलतियां या कुछ गलतियां थी, मैंने ठीक कर दी। कुरैशी साहब, इस समय महिला आरक्षण विधेयक की बड़ी चर्चा है। यदि यह वाकई में अमल में आ गया तो किस तरह का अंतर आएगा, किस तरह का बदलाव आएगा? अभी तो यही क्लियर नहीं है कि किस रूप में ये आएगा, ये उस पर डिपेंड करेगा कि क्या रूप है। तो जब उसके बाद ही हम फैसला कर पाएंगे कि, क्योंकि उसके मुताबिक हो सकता है उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज को डीलिमिट करना पड़ेगा, तो वो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू होगी। लेकिन अभी इस स्टेज पे कोई कुछ भी कहना प्रीमेच्योर है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि क्या रूपरेखा होगी उस एक्ट की। टी.एन. शेषन जी के कार्यकाल में चुनाव आयोग ने आम आदमी की नज़र में ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। टी.एन. शेषन जी हुए, जेम लिंगदोह जी हुए, नवीन चावला हुए, एम.एस. गिल हुए, कुल 16 निर्वाचन आयुक्त हो चुके हैं आपके पहले। आपके कार्यकाल में क्या कुछ नया होगा? आजकल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ न भी करो तो सुर्खी पहले के मुकाबले में 10 गुना 20 गुना दिखती है। लेकिन जो मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ पहले ही बताई कि एक तो हम जो है ब्लैक मनी, रोल ऑफ ब्लैक मनी और रोल ऑफ मनी पावर इन जनरल, इस पर फोकस कर रहे हैं। वोटर एजुकेशन पे हम खास तौर से जोर दे रहे हैं ताकि डेमोक्रेसी में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। युवाओं को इसमें हम आकर्षित करेंगे कि डेमोक्रेटिक एक्टिविटी में बढ़ के हिस्सा लें। और हम एक स्कीम पे ये भी गौर कर रहे हैं जो जल्दी हम कमीशन के सामने लाएंगे कि हर साल जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं वोटर देने के लिए, कि उनको हम 25 जनवरी जो हमारा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इलेक्शन कमीशन है उसको एक नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाएं। ये फैसला अभी हमने कमीशन में करना है, लेकिन ये सुझाव है। 12 लाख पोलिंग स्टेशन बूथ एरियाज हैं, 12 लाख बूथ लेवल अफसर हैं। हर बूथ में जो 5, 7, 10, 15 नौजवान 18 के हो जाते हैं उनको हम फौरन इनरोल करेंगे, उनका कार्ड बनाएंगे और 25 जनवरी को 12 लाख फंक्शंस में उनको वो कार्ड उनको पेश किया जाएगा। तो उससे उन लोगों को एम्पावरमेंट महसूस होगी। वे आइडेंटिटी कार्ड हाथ में होता है तो सडनली यू फील कि यू गॉट सम पावर, और फिर उनको डेमोक्रेसी में जो भाग लेने के लिए जो रुचि होगी वो भी बढ़ेगी। बतौर मुख्य निर्वाचन आयुक्त देश के नौजवानों को संदेश क्या है आपका? मेरा संदेश यही है कि वो अपने हक को पहचाने और ये जाने कि ये वोटिंग राइट ये सिर्फ राइट ही नहीं है, ये एक तरह से ड्यूटी भी है जिसको वो उन्हें बढ़ चढ़ के निभाने चाहिए। कंपलसरी वोटिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन उनको खुद ही एहसास होगा हमें वोट ज़रूर देना है। उस दिन छुट्टी नहीं लेंगे, घूमने नहीं जाएंगे और वोट ज़रूर देंगे और अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे। क्योंकि जो मनी पावर या क्रिमिनल पावर जो बढ़ती जा रही है इसलिए क्योंकि वोटर इस मामले में ज़्यादा जागरूक नहीं है। अगर वो फैसला कर ले कि ऐसे लोगों को हम नहीं इलेक्ट करेंगे, सब सुधर जाएगी। हमने देखा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कैंडिडेट के बारे में आया था अखबारों में कि 700 करोड़ उसकी वर्थ है और उसने कितना खर्चा किया होगा, हार गया। तो ज़रूरी नहीं कि पैसे से इलेक्शन जीता ही जा सकता है। और कितने हमारे पास कैंडिडेट हैं जो बेचारे फक्कड़ हैं, कुछ नहीं है उनके पास, न प्रॉपर्टी है न मुझे, लेकिन वो साइकिल पे जा के करते हैं, जीत जाते हैं। तो अभी भी वो स्थिति है जो अच्छी है। 35 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है नौकरशाही के क्षेत्र में। इस क्षेत्र के अलावा अपनी और कुछ रुचि के बारे में हमें बताइए। मेरे रुचि 2 चीज़ों में, कुछ तो मुझे थोड़ा लिखने पढ़ने का शौक़ है, कुछ अपने सब्जेक्ट से हट के मैं लिखता रहता हूँ। मैंने कम्युनिकेशन या सोशल मार्केटिंग इस पे कुछ लिखता हूँ। मैंने हेल्थ सेक्टर में जेंडर इश्यूज़ पे काफ़ी लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे लिखा है और फैमिली प्लानिंग एंड एड्स पे कुछ ना कुछ मैंने लिखना पढ़ना किया है, पेपर लिखे हैं, किताब लिखी। दूसरे मुझे थोड़ा म्यूज़िक का शौक़ है, वो जिसको मैं अब मेडिटेशन समझ के करता हूँ। लक्ष्य क्या है आपके जीवन का? जीवन का लक्ष्य यही है कि जो कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ देश की एकता और देश की खुशहाली के लिए, वो मैं करता रहूं और इफ़ेक्टिव उसमें साबित हूं। ये मेरा लक्ष्य है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमसे बातचीत के लिए। आप से बातचीत करने में बिल्कुल आप ग्रेटफुल महसूस न करें, क्योंकि आप दूरदर्शन के हैं। दूरदर्शन का तो पहला हक है मुझ पर। मैं दूरदर्शन में रहा हूँ जैसे कि आप जानते हैं, और दूरदर्शन के लिए मुझे बहुत ही एक अपनायत है। दूरदर्शन की रीच जो है और जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ ये बाकी के चैनल नहीं पहुँच सकती। रियल इंडिया तो वो है
जो अभी भी जहाँ पे केबल नहीं पहुँचा है मर्सीफुली। तो दूरदर्शन की बहुत ताकत है। बतौर मुख्य निर्वाचन आयुक्त दूरदर्शन की विश्वसनीयता की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। तो ये थे डॉक्टर SY कुरैशी जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर बेबाकी के साथ अपनी राय हमारे बीच रखी। जितना बड़ा लोकतंत्र उतनी बड़ी चुनौतियां। बतौर मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी इन चुनौतियों में कितना सफल हो पाएंगे यह तो आने वाला समय बताएगा। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में देश की एक और नामचीन शख्सियत के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।